नमस्कार, मैं बलजीत ढाका आप सभी का स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। 50 क्वेश्चन है हम लोग इस प्रेजेंटेशन में करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन में करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये काफ़ी लंबी सीरीज चल रही है और अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ क्वेश्चन हमेशा रिलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1947, 1947. दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। 211 मेंबर है पहले मीटिंग में मौजूद थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे कंट्री के उस टाइम में, उस असेंबली के, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट है वो चुना गया था और बाद उसको प्रैक्टिस को बोलते हैं फ्रेंच प्रैक्टिस। क्या ये बात सही है? आपको बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको प्रेसिडेंट है नियुक्त किया गया और उसी तरह से क्या है कि एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी उनको वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के नियुक्त किए गए। मतलब कि दो वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। तो क्या ये बात सही है? क्या बताओ, जो स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताने की कोशिश कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्यों है बी? पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि बाकी सारी चीजें ठीक है। ये यहाँ पे 1946 होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती। दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि उनको इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया उस असेंबली को और उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो प्रेसिडेंट बनाया गया। और टेम्परेरी सचिदानंद सिन्हा जो फ्रेंच प्रैक्टिस उसको बोलते हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी है उसको बनाया जाता है, सबसे जो ओल्ड है उसमें उसको बनाया जाता है। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली गलत है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन समझिए इसको पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल है वो बिल पास करके गवर्नर के पास भेजता है, गवर्नर है वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास भेजना है नहीं भेजना है। कौन सी केसेस में राष्ट्रपति के पास वो भेज सकते हैं या भेजने की कोशिश भेज सकते हैं? पहली स्टेटमेंट ये है कि बिल अफेक्टिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट। अगर ऐसा कोई बिल है जो हाई कोर्ट की पावर को इंपैक्ट कर रहा है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, उस तरह का बिल है, गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। दूसरे केस में बिल्स है रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पे क्वेश्चन ये है कि बिल अगर कोई सरकार है वो कंपल्सरी एक्वायर करती है कोई प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड अगर कोई पास करते हैं तो वो फिर गवर्नर है राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और तीसरे केस में बिल सीकिंग टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट ट्रेड, कि ऐसा कोई बिल जो कि इम्पोज करता है इंटरस्टेट ट्रेड को, उसको वो भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास में। और चौथा है बिल्स रिलेटिंग टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने से अगर कोई मामला बनता है तो अगर कोई ऐसा बिल जो कि राज्य विधानसभा ने पास किया है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का, तो ऐसा बिल गवर्नर राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो बताओ चारों में से कौन सा राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ये वाला बिल है, इसको छोड़कर तीनों वाले, ये ऑब्लिगेटरी है और ये दूसरे है कि वो कंसीडर कर सकते हैं इस तरह का भेजने के लिए। चाहे तो आप यहाँ पे पढ़िए कि गवर्नर है कंसीडरेशन के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, वो कौन कौन से है। वन केस सच रिजर्वेशन ऑफ ऑब्लिगेटरी, एक केस में ऑब्लिगेटरी है, बाकी है वो कैन वाला वर्ड आ जाता है। पहले केस में जो हाई कोर्ट का जहां तक मामला है उस केस में, हाई कोर्ट के केस में गवर्नर के लिए ऑब्लिगेटरी होता है और बाकी इसके अलावा क्या है, गवर्नर भेज सकते हैं। किस केस में? जो कि अगर संविधान के अगेंस्ट, प्रोविजन के अगेंस्ट है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है, या देश के हित में नहीं है, उनको लगता है, गवर्नर को लगता है ये बात, या कोई नेशनल इंपोर्टेंस से जुड़ा हुआ कोई मामला है, या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उस तरह के केस में भेजा जा सकता है राष्ट्रपति के पास में। उम्मीद करता हूं बात सारी समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि लोक आयुक्त है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं।
आप जानते होंगे लोक आयुक्त लोकपाल होता है, राज्यों में केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोक आयुक्ता होता है। इस पे बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं 2011-12 के आसपास में। तो आपको ये बताना है कि सबमिट है वो किसको करेंगे, लोकसभा लोक आयुक्ता रिपोर्ट है वो सबमिट किसको करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये गवर्नर को, क्योंकि लोक आयुक्ता राज्य में होता है। लोग अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोक आयुक्त है वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स डिलिमिटेशन कमीशन, निम्नलिखित में से डिलिमिटेशन कमीशन है परिसीमन आयोग, जो लोकसभा या विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, उनकी बाउंड्री को चेंज करना, नंबर ऑफ सीट को इधर उधर करना, तो बताना आपको कि वो कौन उसको अपॉइंट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ये है सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट है डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझ लीजिए कि डिलिमिटेशन कमीशन है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसका जो संबंध है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ये कोलैबोरेशन में काम करता है। इसकी जो कंपोजिशन है ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है, इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और राज्यों के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो होते हैं। तो ये इसकी कमीशन होती है और ये बाउंड्री डिसाइड करता है पॉपुलेशन के आधार पे, लगभग बराबर पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसके अलावा सीट डिसाइड करता है कि इसमें एससी और एसटी की जो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा वो कौन कौन सी सीटें हैं। तो अगर मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कमीशन के मेंबर में, तो मेजोरिटी से इसका फैसला होता है। ये हाई पावर बॉडी है और के जो फैसले होते हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते किसी भी कोर्ट में। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में भी आई होगी। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो आपको बताना पार्लियामेंट के फंक्शन कौन से हैं। पार्लियामेंट के जो फंक्शन है, कंस्टिट्यूशन फंक्शन मतलब संवैधानिक कार्य, जुडिशियल फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, या ऑल ऑफ दीज। ये निम्नलिखित में से आपको बताना पार्लियामेंट कौन से काम करता है। क्या संवैधानिक काम करता है, जुडिशियल काम भी करता है क्या, इलेक्टोरल फंक्शन भी करता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो विधायी काम करता है पार्लियामेंट, उसको वो बिल पे डिस्कस करता है, इनेक्ट करता है, संविधान में चेंज कर सकता है। ये दोनों हाउसेस के पास में ये पावर होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से हाउस में पास किए जाते हैं। तो ये कौन सा काम हो गया, ये विधायी काम हो गया। कंस्टिट्यूट फंक्शन हो गया, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूट फंक्शन, विधायी काम मतलब कानून बनाने से रिलेटेड काम की बात हो रही है, एक्ट बनाने से रिलेटेड काम की बात हो रही है। दूसरे केस में इलेक्टोरल फंक्शन है, वो क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करता है। इसका मतलब इलेक्टोरल फंक्शन भी करता है, चुनाव से रिलेटेड काम भी करता है। जुडिशियल फंक्शन कब करता है कि जब मान लो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, या हाई कोर्ट के जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल की बात आते हैं, तो उस केस में जुडिशियल काम भी ये करता है। जब फैसला सुनाया जाता है वो बाइंडिंग मतलब वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जुडिशियल फंक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन डी मतलब सभी तरह के काम करता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है आपके सामने क्वेश्चन। There are 24 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट है कि देश में 24 हाई कोर्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट है, वो एस्टेब्लिश्ड हुए थे 1862 में। बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्टेटमेंट है या कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो आपके सामने ऊपर स्टेटमेंट दी है उसकी बात हो रही है, तो ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है बी, ये करेक्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता के साथ 3 कोर्ट बने थे, कलकत्ता सबसे पुराना हाई कोर्ट है और 25 कोर्ट है इंडिया में, 24 नहीं है, 25 कोर्ट है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम बात करें जो आंध्र प्रदेश का कोर्ट बना है ना, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना है। जनवरी 2019 में 1 जनवरी को इसका अस्तित्व में आया था। और कलकत्ता सबसे पुराना है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है वो एक वर्ल्ड क्लास सिटी इसमें बनता जा रहा है, बनेगा। इनफैक्ट क्या कि जो जुडिशरी का सिस्टम है, जस्टिस सिटी होगी। इंडिया फर्स्ट जस्टिस सिटी विद इन इट्स कैपिटल अमरावती,
with a view to providing a state-of-art ecosystem built on new technology supporting judicial system in the state। कि ये पहला देश का जस्टिस सिटी बनने जा रहा है, एक नए तरह की को खास बिल्डिंग जो कि आईटी से रिलेटेड बहुत जुड़ी होगी। तो देखते हैं कैसा बनता है। एक्चुअल में हवा में तीर तो बहुत चलते हैं, हकीकत में कितने लगते हैं इस पे डिपेंड करने वाला है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से बताना आपको जो भारत का बुनियादी संरचना है, भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना है या बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, उसके बारे में क्वेश्चन है। कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है कि करेक्ट है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 368। क्या ऐसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है आर्टिकल 368 के तहत। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अब्रोगेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या ऐसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है संविधान में संशोधन करके, क्या ये बात है। तीसरी स्टेटमेंट है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 322 इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो पावर है आर्टिकल 32 की वो नहीं आती। मतलब कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, तो उसमें आर्टिकल 32 है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है संवैधानिक उपचारों अधिकार वाली, वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती। तो नन ऑफ द वो, मतलब कोई केस ऐसा आया है क्या सुप्रीम कोर्ट को जिसने ये बोला हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं है। तो नन ऑफ द अबो, ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट नहीं है। तीनों ही स्टेटमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर, नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि 368 में संविधान में परिभाषित नहीं किया गया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में ये फैसले किए हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की। तो इससे बहुत कुछ कवर हो जाता है, और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो चेंज नहीं किया जा सकता, तो दूसरी स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ए न्यूलिटी। मतलब कि जिसके बगैर संवैधानिक संशोधन संविधान है बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने आपको ये बताना है कि फंडामेंटल राइट है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल किसको बताया फंडामेंटल राइट में, जिसमें कि संविधान की आत्मा बताया। तो उसका राइट आंसर क्या है, उसका राइट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वेरी हार्ट ऑफ इट बताया था। आगे देख लेते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, एडिड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शन was not given mandatory reservation in PRI। मतलब कि जो PRI का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, संविधान में संशोधन किया गया था 73वां, उसके तहत आपको बताना कि किस समाज को, किस सेक्शन को रिजर्वेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। रिजर्वेशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उनको लगता है कि सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन दी जा सकती है तो दें, वरना नहीं दे, लेकिन कुछ के लिए कंपल्सरी है। तो किसके लिए, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तीनों के लिए ये स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ा गया, और वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए ये कंपल्सरी है रिजर्वेशन। आगे देख लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, बिल ऑफ राइट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। क्वेश्चन क्या है कि बिल ऑफ राइट है, स्टेटमेंट क्या है, बिल ऑफ राइट है वो प्रोहिबिट करती है गवर्नमेंट को, वो रोकती है गवर्नमेंट को फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। राइट ऑफ इंडिविजुअल की एक जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, उनके जो राइट होते हैं, गवर्नमेंट उनके जो अगेंस्ट काम करते हैं, बिल ऑफ राइट्स उनको रोकते हैं। लॉ विच वायलेट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल आर डिक्लेयर वर्ड बाय द जुडिशरी। कि जो लॉ वायलेट करते हैं, जो लॉ इंडिविजुअल्स के राइट्स को वायलेट करते हैं, उसको जुडिशरी है वो वाइड, मतलब कि वो
अवैध घोषित करती है। तीसरा, बिल ऑफ राइट्स वाज कोडिफाइड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना क्या, बताना इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सी है, बताना क्या गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो लिखा हुआ है कि बिल ऑफ राइट्स है वो यूएस के संविधान में कोडिफाई हुए थे। कोडिफाई का मतलब होता है जैसे भारत के संविधान लिखा गया है, ये आर्टिकल ये बताता है, ये आर्टिकल ये बताता है, मतलब भारत के संविधान कोडिफाइड है। तो जो बिल ऑफ राइट्स का जिक्र आता है तो उसमें यूएस के संविधान में उसका जिक्र आता है। The philosophy of the preamble is inspired by the US Constitution Bill of Rights। क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने है कि philosophy of the preamble is inspired by the US Constitution Bill of Rights, कि जो preamble है उसमें जो philosophy है, preamble है वो यूएस के बिल ऑफ राइट से लिया गया। क्या ऐसा है? इसमें डी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट है करेक्ट है। जो यूएस बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट है, फिलोसफी ऑफ फंडामेंटल राइट है, वहां से इंस्पायर्ड है। मतलब जो फंडामेंटल राइट है एक्चुअल में उसी की बात हो रही है बिल ऑफ राइट से संबंधित। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने दिया हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। इट वाज इन 1930 that the idea of a constitutional assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India। क्वेश्चन है आपके सामने कि 1903 में कुछ स्टेटमेंट दी है, तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ये है कि 1930 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया था वो पहली बार M.N. रॉय ने दिया था, जो कि एक्चुअल में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसके वो पायनियर थे, वो अग्रदूत थे। पहली स्टेटमेंट तो ये आपके सामने। दूसरी स्टेटमेंट देखने की कोशिश कीजिए इसमें कि दूसरी इसमें क्या है। दूसरी स्टेटमेंट है कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत में संविधान बने, भारत में संविधान बने, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बने, संवैधानिक सभा बने। इसके लिए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की थी ऑफिशियली। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस है जो कि कांग्रेस के बिहाफ पे उसने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या है स्टेटमेंट कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस की तरफ से कि फ्री इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, भारत का फ्री इंडिया का संविधान है वो बिना किसी के बाहरी हस्तक्षेप से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके द्वारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे, जो कि बननी चाहिए वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के यूनिवर्सल वर्ड नहीं है यहाँ पे, अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे एक संवैधानिक सभा बने और उसके अनुसार वो संविधान बनाए। तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू है। तो ये स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गई है। अब आ जाती है पहली, ये 1930 नहीं है, ये 1934 है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। अब देख लेते हैं, ये बात सही है कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये आवाज उठाई थी, ये डिमांड की थी। तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। Which of the following is not the duty of प्राइम मिनिस्टर? निम्नलिखित में से प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या नहीं है? निम्नलिखित में से प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या नहीं है? तो पहले है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहला है कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन होते हैं, मंत्री परिषद के जितने भी डिसीजन होते हैं उनका अवगत करवाना राष्ट्रपति को कि हमने फैसले किए हैं, तो ये काम होता है। दूसरी स्टेटमेंट टू फर्निश द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि देश में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, उसकी पूरी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन की राष्ट्रपति को देना। तीसरी स्टेटमेंट है टू सबमिट टू द प्रेसिडेंट द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग फॉर हिज अप्रूवल, कि पहले वो राष्ट्रपति को अप्रूवल के लिए कैबिनेट का एजेंडा भेजेंगे, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उससे रिलेटेड कि आज हमारा ये एजेंडा अप्रूव कीजिए। चौथा है टू सबमिट एनी मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट सो रिक्वायर, कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई मैटर है इंपॉर्टेंट वाला मुद्दा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पर डिस्कस करे, तो ऐसे मामले को वो देखते हैं। तो गलत कौन सा इसमें? तो गलत ये वाला स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है जो
जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, उसका राष्ट्रपति के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मीटिंग का एजेंडा से रिलेटेड, जब मीटिंग खत्म हो जाती है, क्या फैसले हुए उसको अवगत करवाना होता है। तो एजेंडा डिसाइड करना ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ऐसी है जो कि रिपब्लिकन है। कौन सी सरकार, मतलब कि वहां पे राजा महाराजाओं वाला शासन नहीं है। जैसे ब्रिटेन है, वहां पे महारानी है ब्रिटेन की, राजकुमार, इस तरह की चीजें होती है, डायना, आपने सुना हो ये सारी चीजें, प्रिंस हैरी। तो ऐसा कौन सा देश है ये जो आपको सामने दी है, वहां पे जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी। तीनों ही देशों में ऐसा होता है। बहुत सारे यूरोप के ऐसे कंट्री है जहां पे रिपब्लिक नहीं है। लगता है आपको देखने में कि लोकतंत्र होगा वहां पे। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है, रिपब्लिक बगैर भी लोकतंत्र बहुत अच्छा हो सकता है। विद रेफरेंस टू प्राइवेट मेंबर बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कि कुछ स्टेटमेंट है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। बताओ कि प्राइवेट मेंबर बिल है, उससे कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट बताना है आपको। तो देखिए यहां पे बिल सीकिंग फॉर ए डिवीजन ऑफ ए स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस ए प्राइवेट मेंबर बिल। यहां पे क्वेश्चन है कि ए बिल है, ए बिल सीकिंग फॉर डिवीजन ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। राज्य को विभाजन करने की मांग वाला विधेयक है वो पार्लियामेंट में ला सकता है। दूसरी बात है कि व्हेन ए नॉन मिनिस्टर प्रपोजेज ए बिल इट इज कॉल्ड ए प्राइवेट मेंबर बिल। यहां पे दूसरी स्टेटमेंट ये आ जाती है कि एक मंत्री नहीं है, अगर वो एमपी, एक मंत्री नहीं है, एमपी कोई बिल लाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय एमपीज बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी, कि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं में एमपी द्वारा, विपक्ष द्वारा नहीं, जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा ही अगर कोई एमपी बिल लाता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। मतलब उन्हीं के द्वारा लाया जा सकता है। और चौथी स्टेटमेंट नन ऑफ द वो। तो कौन सी इसमें गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसकी गलत है। सी स्टेटमेंट है कोई भी एमपी जो मंत्री नहीं है, कोई भी एमपी जो मंत्री नहीं है वो लाता है प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइवेट मेंबर बिल। और कौन से बिल ला सकते हैं? वो मनी बिल को छोड़कर कोई भी बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। स्टेटमेंट क्या है? संविधान में लिखा हुआ कि अपार्ट फ्रॉम मनी बिल एनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एज ए प्राइवेट मेंबर बिल, कि कोई भी बिल है वो पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पास होना नहीं होना एक अलग चीज है, बिल लाने की बात है यहां तो सिर्फ। A person X is arrested on the charges of illegal possession of narcotic substances। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केस स्टडी आ गई आपके सामने। और वो केस स्टडी क्या बोल रही है? वो केस स्टडी है वो ये बोल रही है कि एक आदमी है, मान लो आदमी है मोहित, रामश्याम मोहित, कोई भी लगा लो, उसको अरेस्ट किया जाता है। किस आधार पे? कि उसने कुछ ड्रग्स है, वो नार्कोटिक सब्सटेंसेस है, कोई ऐसी हीरोइन वगैरह है उसने पास में पाई गई। उसको उनके चार्जेस में मतलब उनके खिलाफ चार्जेस लगते हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगला फिर स्टेटमेंट आ जाता है कि ए पर्सन एक्स शुड गेट एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। यहां पे क्वेश्चन है इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एंजॉयड बाय द एक्यूज्ड एक्स। जो अक्यूज्ड है एक्स है उसको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है मिलते हैं? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं? आरोपी है, हो सकता है पुलिस ने जबरदस्ती वहां पे रख दी उसके पास में और उसको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा बहुत करती है पुलिस, ऐसा बहुत कर रही है। किसी को फंसाना हो तो इस तरह से फंसाया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर मान लो किसको ऐसे गिरफ्तार किया जाता है तो क्या होगा फिर? ए पर्सन शुड गेट एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, कि उसको अपने पास उस एक्स पर्सन को पूरी आजादी, पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरा अवसर मिलना चाहिए अपने आप को बचाने का। मतलब कि वकील हायर करने का, ठीक है, केस लड़ने का, सबूत इकट्ठे करने का पूरा उसको अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात, ए पर्सन एक्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि अपने खिलाफ गवाही है, ठीक है ना, अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
मतलब पुलिस को डंडे मार मार कर हाँ भरवाना किसी जो उसने कि आपको खुद स्वीकार करना है कि मैंने ये अपने आप रखी थी, इस तरह से अगर कोई गवाही दिलाना स्टार्ट करे तो क्या उसको मजबूर किया जा सकता है क्या? ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि पर्सन एक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, कि जो सबसे नजदीक दंडाधिकारी है, मतलब मजिस्ट्रेट है, क्रिमिनल मामलों को मजिस्ट्रेट देखता है, ठीक, उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको उसके समकक्ष पेश करना 24 घंटे के अंतर्गत, ये उसका राइट है। ठीक है, मतलब ये नहीं पुलिस ने कब्जे में कर लिया उसको और एक हफ्ते तक उसको डंडे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है, सुझा देती है उसको, और फिर जज के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा क्या है? क्या 24 घंटे के अंदर पेश करना जरूरी है क्या, या सभी स्टेटमेंट करेक्ट है? या बताओ सभी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सारे राइट उसको मिलते हैं, अपने खिलाफ डंडे मारकर उसको हाँ नहीं करवाया जा सकता। मतलब वो वहां पे पुलिस के सामने हाँ बोल देता है, बाद में मुकर जाता है, तो पुलिस की बड़ी किरकिरी होती है। सबूत के साथ में आपको मतलब प्रोसेस आगे बढ़ाना होता है। आगे बाकी बहुत सारे, ये तीनों स्टेटमेंट है, बाकी करेक्ट है, आपको समझ में आएगी होगी। अगली स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है कि संविधान में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाने से रिलेटेड कोई भी ग्राउंड, हटाने का कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जिन बच्चों ने पॉलिटी को ढंग से पढ़ा हुआ उन्हीं को ये इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह के क्वेश्चन समझ में आने हैं। बाकी जो स्टेटमेंट, जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं या छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी टाइप की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद ये क्वेश्चन समझ में ना आए ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा हायर लेवल की ये जो सीरीज चल रही है ना, वो थोड़े हायर लेवल के एग्जाम से रिलेटेड है। वो किस तरह के एग्जाम के लिए, जैसे कि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी टाइप के एग्जाम में भी आप अव्वल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, रेलवे की टाइप के एग्जाम में भी अव्वल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, मतलब कि सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब 80 लाख 90 लाख लोग अपीयर होते हैं और जॉब तो वैकेंसी बहुत कम होती है, 10-20 हजार 50 हजार के आसपास वैकेंसी होती है। तो 0.1% में या 1% में आने के लिए जो लोग एफर्ट्स लगाते हैं, ये सीरीज है वो इनफैक्ट उन्हीं लोगों के लिए, ये उनके लिए नहीं है जो कि स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से जानना चाहते हैं। ये सीरीज उनके लिए नहीं है, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास दूसरे प्रोग्राम वो करें। वो देख लेते हैं। नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन, तो ये कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कि संविधान में। नो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 21 डेज एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन, कि उनको हटाने का जो रेजोल्यूशन होता है, वो हटाने का रेजोल्यूशन है वो 21 दिन पहले देना होता है, उसके बगैर नहीं दिया जा सकता। 21 दिन चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अपने आप ही त्याग पत्र दे दे। ठीक है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, ये देखिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है? जो आप राज्यसभा के रूल बुक पे जाओगे, राज्यसभा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी। राज्यसभा की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे रूल होते हैं, राज्यसभा के रूल बुक, उस रूल बुक में आपको ये जानकारी मिलेगी। लेकिन कि उनको हटाया कैसे जाता है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है कि उसको कैसे हटाना है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है। गलत किसकी वजह से? 21 दिन की वजह से गलत है। 21 दिन की वजह से गलत है। यहां पे 21 दिन की बजाय अगर ये 14 दिन होता तो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यहां पे क्वेश्चन ये आ गया है, with reference to parliament privileges, which of the following statement is or are correct? The main purpose of such privileges is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise effective control over the executive. यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट प्रिविलेज। पार्लियामेंट प्रिविलेज क्या होते हैं कि पार्लियामेंट के पास भी और उनके सदस्यों के पास भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ खास राइट होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेजेस इज टू enable member of legislature to represent the people and exercise effective control over the executive। मतलब सरकार के ऊपर पार्लियामेंट है वो नियंत्रण रख सके, उन पे क्वेश्चनिंग कर सके, सवाल पूछ सके, उनके मुद्दे उठा सके, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सके, वो आजादी मिले उसको, ताकि
एग्जीक्यूटिव है उसको हरेस नहीं कर पाए, सरकार उसको हरेस नहीं कर पाए कि जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है उसके ऊपर आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। तो ये इस तरह के जो प्रिविलेजेस होते हैं इनका मेन पर्पज ये होता है। तो पहली स्टेटमेंट ये है, क्या ये करेक्ट है कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया, थोड़ा हिंट भी दे दिया। दूसरी स्टेटमेंट ये, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज द फाइनल पावर। क्या है यहाँ पे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर है वो उसके पास में फाइनल पावर है डिसाइड करने के लिए इन डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज द फाइनल पावर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको बोलते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए। उनके पास फाइनल पावर होती है वो डिसाइड करने के लिए कि प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है, उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, विशेष अधिकार का उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बताओ कि इसमें क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो फंक्शन चल रहे होते हैं, बिजनेस चल रहा होता है किससे रिलेटेड? पार्लियामेंट में उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है अकॉर्डिंग। और अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आपके पास पीडीएफ होंगे इसके। जिन बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया उनको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आपको एक एग्जाम पे नहीं, कुछ एक और एग्जाम आपको सिलेक्ट करने होते हैं जिससे कि आपके एग्जाम की सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाए, सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाए। एग्जाम की पोस्टपोन का बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं, एग्जाम कैंसिल के रिस्क होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप के एग्जाम होते हैं वहां पे जीके का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर आपके पास में हाई लेवल जीके प्रिपरेशन है तो आपकी चांसेस है दूसरों से कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप जॉब में चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यही एक तरीका है कि जीके में इतना लेवल ऊपर उठा लीजिए कि आपके सामने कोई कंपीट नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 there should be no discrimination in access to public places only on which of the following ground। क्वेश्चन यहां पे आ गए हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15, यहां पे आर्टिकल 15 का जिक्र आया हुआ है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस ओनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, कि किसके आधार पे है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। किसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता? तो किसके आधार पे नहीं किया जा सकता? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, या रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और नेशनलिटी के आधार पे, रिलीजन, रेस, सेक्स, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। तो डिसेंट का मतलब कि वंश से रिलेटेड, वंश के आधार पे। तो क्या वंश के आधार पे मतलब वंश कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं है, आर्टिकल 15 में वर्ड है वो डिसेंट लिखा हुआ नहीं है। नेशनलिटी के आधार पे क्या किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर इंडियन है उसको तभी जॉब मिलेगी। मान लो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान वाला कोई बंदा है उसको जॉब थोड़ी मिलेगी। तो ऑब्वियसली क्या है, तो ये वाला जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आपको ये मिलेगा कि किसी को भी किस आधार पे, धर्म के आधार पे, रेस या नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, मेल या फीमेल उसके आधार पे, या कहां जन्मा है उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जन्मा है उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या रेजिडेंस के आधार पे आधार भी है? क्या रेजिडेंस एक आधार नहीं है? रेजिडेंस एक आधार नहीं है। मान लो आप गुड़गांव में रहते हैं, बिहार में पटना में रहते हैं, या गुड़गांव मतलब हरियाणा पंचकुला में रहते हैं, इसके आधार पे क्या किया जा सकता है क्या? या आप ये बोल सकते हैं कि मतलब आप ये जो डोमिसाइल वाला है ना, डोमिसाइल वाला फंडा, वो इसके अंतर्गत आता है। मतलब कि अगर आप मान लो हरियाणा में जॉब चाहते हैं तो सरकार पूछ सकती है आपको कि आपको डोमिसाइल दिखाना हरियाणा का। ठीक है, अगर आप आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूछ सकती है सरकार की डोमिसाइल लाना है आपको आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह से वो कर सकती है। पहला जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं अगर किसी को आर्टिकल 15 में कोई दिक्कत है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है ध्यान से उस टाइम में पढ़ा नहीं होता और बाद में क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि ये इतना डीप में पढ़ना था क्या, इतना गहराई से इन चीजों को समझना था क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑफेंसेस अंडर क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के तहत निम्नलिखित में से कौन सा ऑफेंस नहीं है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ में काम आने वाला भी है। ठीक है, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ, मतलब दीवानी मुकदमे और फौजदारी मुकदमे। आपको ये बताना है कि कौन सा है वो क्रिमिनल लॉ में काउंट नहीं होता, क्राइम कौन सा नहीं है।
कोर्ट में मुकदमा चल रहा है लेकिन क्राइम नहीं है वो, तो बताओ वो कौन सा है? ठीक है, तो थेफ्ट सैलरीड, हरेसमेंट ऑफ वुमेन फॉर डाउरी, मर्डर, ये सारे क्राइम है, ये सारे क्राइम, ये वाला क्राइम नहीं है। तलाक के मामले, डिवोर्स केसेस है, ये एक सिविल डिस्प्यूट, दो के बीच में एक डिस्प्यूट है, ये क्राइम नहीं है कोई इस तरह का। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ आपको समझना पड़ेगा। सिविल लॉ में क्या आता है? डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड है, परचेज ऑफ गुड्स है, रेंट सा मैटर रिलेटेड है। मान लो मकान मालिक है और एक टेनेंट है, उसके बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई विवाद है, तो वो कोई जरूरी नहीं क्राइम हो, वो क्रिमिनल केस हो, वो हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई पैसे का लेना देना हो। ठीक है, डिवोर्स केसेस हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली अबाउट कोएलिशन गवर्नमेंट? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कोएलिशन गवर्नमेंट को कौन सा सही स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? गठबंधन सरकार, आपने जिक्र सुना होगा, गठबंधन सरकारें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको किताबों में जल्दी से नहीं मिलने वाले हैं। जो पढ़ते हैं ना थ्योरेटिकली, एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन किताबों में थ्योरेटिकल आपको ये चीजें हो सकता है इतनी समझ में ना आए। जब आप प्रैक्टिकल अखबार पढ़ेंगे और डे टू डे लाइफ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, एनीवे, जो क्वेश्चन क्या है कोएलिशन गवर्नमेंट से, कि कोएलिशन गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? अलायंस फॉर्म्ड बाय टू स्टेट गवर्नमेंट टू एडमिनिस्ट्रेट कॉमन टेरिटरी बिटवीन टू स्टेट, कि दो राज्यों की सरकारों ने एक फैसला किया, एक अलायंस बना लिया है कि हम दो राज्यों की एक पर्टिकुलर टेरिटरी है उसको मतलब है उसको चलाएंगे, उसके ऊपर प्रशासन करेंगे। क्या उसको अलायंस बोलते हैं? अलायंस फॉर्म्ड बाय अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट, कि अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में कोई अलायंस बना लिया, गठबंधन बना लिया है। अगली स्टेटमेंट है अलायंस फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द इलेक्शन एंड हैविंग द सेम आइडियोलॉजी। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन से पहले कोई गठबंधन बनाया है और जिनकी आइडियोलॉजी सेम हो। चौथी स्टेटमेंट ये है कि अलायंस फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन व्हेन नो पार्टी हैज फॉर्म्ड ए क्लियर मेजॉरिटी। तो बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो डी होगा, डी होगा। कुछ बच्चे इसमें सी और डी में कंफ्यूजन हो सकते हैं। देखो, आपको इसको पूरा चारों स्टेटमेंट को में बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो सकता है? अगर आप 1990 के दशक में अगर ये क्वेश्चन आप लगाते तो हो सकता है सी स्टेटमेंट आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि एक गठबंधन का दौर चल चुका था और उसमें क्या एक बहुत बड़ी बहस होती थी टीवी रेडियो पे ये कि इलेक्शन से पहले गठबंधन होना चाहिए, इलेक्शन के बाद होना चाहिए गठबंधन। और फिर कुछ जो अपोजिशन पार्टी होती थी जिनकी सरकार नहीं बन पाती थी तो वो ठीकरा पड़ती थी कि अपोजिशन से गठबंधन पहले बनना चाहिए था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की पार्टी होती है, वो गठबंधन बिना आइडियोलॉजी के भी, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी मिलती नहीं है, बल्कि बीजेपी के साथ में ज्यादा मिलती है शिवसेना की आइडियोलॉजी, लेकिन फिर भी गठबंधन है। आप इसका टिपिकल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में है और वहां पे आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है, उसके बावजूद कोएलिशन है। तो यहाँ पे डी महाराष्ट्र के संदर्भ में आप ज्यादा देख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी देख सकते हैं, जो बीजेपी की और जो जेजेपी है उसका गठबंधन है, लेकिन आइडियोलॉजी उनकी दो अलग अलग है। एक पार्टी है वो ज्यादा लेफ्ट की तरफ है, किसानों की बात करती है, वो आम कॉमन मैन की बात करती है। दूसरी पार्टी वो हिंदुत्व की बात करती है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करती है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी है, लेकिन चुनाव के बाद में गठबंधन हुआ है। तो अलायंस है वो पॉलिटिकल कोएलिशन गवर्नमेंट है, वो बाद की बात हो रही है। यहां पे आ जाता है 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव ब्रॉड अमेंडमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन जो 2011 में संविधान में 97, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है इसी तरह के, मतलब हो सकता है सेम क्वेश्चन हो, थोड़ा घुमा फिरा कर हो। 2011 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसको कि 97वां संवैधानिक संशोधन, बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में उससे आए हैं। रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, आपने सुना भी होगा, सहकारी समितियां जिसको बोलते हैं, उसमें चेंज किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था और
एक संवैधानिक संशोधन लाया गया था। बताना है कि उससे संविधान के कौन कौन से पार्ट में परिवर्तन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्ट 3 में परिवर्तन है क्या, पार्ट 4 में है क्या, पार्ट 9 में है क्या, या पार्ट 11 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इन तीनों पार्ट में फंडामेंटल राइट बना दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि 2011 में ये हुआ था और इसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी या फंडामेंटल राइट बनाया गया था। आर्टिकल 19 में पार्ट 3 मतलब क्लोज 3 है वो ऐड किया गया, चेंज किया गया। इट इंक्लूडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल की 43B लाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब पार्ट 4 में चेंज किया गया, और पार्ट 9B ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें एक अलग से पार्ट बनाया गया और आर्टिकल इसमें ये जोड़ दिए गए। आगे देखते हैं, जजमेंट इन द SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर्टेन ब्रॉडली टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो SR मुंबई केस है वो बहुत बार चर्चा में आता है, हर बार चर्चा में आएगा जब भी सरकार है वो एक दूसरे को हटाने की कोशिश करती है, मतलब कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड बात है, वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड भी बात है। तो यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है आर्टिकल 356 है, उसके बारे में यह फैसला था कि केंद्र सरकार है या राष्ट्रपति शासन है वो जल्दी से नहीं लगाया जा सकता, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में लगना चाहिए, ये उनका फैसला था अल्टीमेटली। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरा जानकारी भी इसमें दी है, अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है किसी ने तो ये मामला क्या था उसकी पूरी जानकारी आपको PDF में मिलेगी। ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिए। आगे देखिए, विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पे क्वेश्चन आ गया है विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि आपने ये तो सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मंत्री परिषद होती है उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दिन जो अगर मान लो सरकार गिरती है सारे के सारे हट जाएंगे, एक मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है सारे हट जाते हैं। कोई फैसला लिया है सरकार ने, कोरोना में लॉकडाउन का फैसला किया केंद्र सरकार ने, मंत्री कैबिनेट ने फैसला किया, तो सारी की सारी मंत्री परिषद है ना वो इस पे सहमत मानी जाएगी। भले ही अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो भी कलेक्टिव फैसला क्या था, लॉकडाउन लगाने का, तो एक बंदा राजी नहीं था उसमें, तो या तो वो त्याग पत्र दे दे या उसको मान ले, दो ही सिचुएशन होती है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ क्या है मामला? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द ओपिनियन ऑफ मिनिस्टर, कि इससे क्या होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करती है कि सारे मंत्रियों के जो ओपिनियन है वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, ये इंश्योर करती है। दूसरा क्या है? इट मैंडेट्स द मिनिस्टर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, कि ये इट मैंडेट्स द मिनिस्टर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा के प्रति मंत्रियों को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली दोनों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। बताओ कि दोनों स्टेटमेंट गलत है या कोई भी इसमें गलत नहीं है, क्या है इसका अल्टीमेटली? तो आपको ये बताना है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, पहली बात तो ये देख लीजिए यहां पे कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो देखो ये दूसरी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लो कोई सहमत नहीं भी है, ठीक है, कोई सहमत नहीं भी है, जैसे लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना सहमत नहीं है, लेकिन अगर फैसला कैबिनेट का वहां पे हो जाता है तो उसको सहमत होना है, वो अलग से जाकर नहीं बोल सकता, उस टाइम में उसको बर्खास्त किया जा सकता है, मंत्रिमंडल से उसको हटना पड़ेगा। तो इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी होती है फैसले में, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश न रहे। यूनिफॉर्मिटी ओपिनियन है उसका यूनिफॉर्म माना जाएगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट इसलिए है। दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों हो गई है? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्टिकल 75 पार्ट 3 में बताया गया कि वेयर इट इज स्टेटेड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी collectively responsible to the Lok Sabha. The ruling regarding individual responsibility is to be found in Article 75(2), where it is stated that ministers shall hold office during the pleasure of the president. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका जिक्र नहीं है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र है। और मिनिस्टर जो इंडिविजुअल का जहां तक होता है उसको तो वैसे भी कभी भी हटाया जा सकता है। Which of the following statement is incorrect about ordinary bill in the parliament? आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है which of the following statement
इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। यहां पे एक तो पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, एक तो इस पे नजर दौड़ानी है आपको। आमतौर पे स्टूडेंट क्या होते हैं कि इनकरेक्ट नहीं देखते और सीधा टक्कर मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होते हैं ना, उनमें कौन सी स्किल्स का अभाव है, ये समझिए यहाँ पे कि अगर कोई बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन जब भी कोई इनकरेक्ट करेक्ट नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। वो कौन सी कमी है, तो इसका मतलब वो उसमें वो कमी है कि उसकी अलर्टनेस का लेवल ज्यादा है, अलर्टनेस का लेवल है वो कम है। मतलब उस बंदे में वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो फैसला करना होता है कि आपको इमीडिएट डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें लेकिंग है। तो वो कैसे ठीक हो सकती है, जब वो इस बात को समझे, पहले तो एनालाइज करे कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं इस पे ध्यान दूं। जब वो ध्यान दे, प्रैक्टिस करे, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्किल में इंप्रूवमेंट आता है। हमेशा उसकी करेक्ट नहीं होगी, ये तो कोई भी मतलब उसकी चांसेस नहीं हो सकते कि किसी भी स्किल को परफेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये बात जरूर रखिए कि अगर कोई स्किल में कमी नजर आ रही है, उसको प्रैक्टिस के आधार पे और ध्यान देकर इंप्रूव किया जा सकता है। कुछ बच्चों में, स्पेशली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि वो बच्चे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला और अलर्टनेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसमें वो स्किल होती है, वो गायब होती है। उसने कभी उसको सोचा ही नहीं कि ये भी एक बड़ी स्किल होती है क्या। वो सोचता है नॉलेज हो गया तो सब कुछ ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, स्किल चाहिए। तो यहां पे क्या, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं आपको पता ही होगा कि मनी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। तो इस तरह के जो बिल होते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल, कोई भी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या बात सही है कि लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह के क्वेश्चन है। मेंटल अलर्टनेस, मतलब आपकी वो स्किल भी टेस्ट होती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। क्या ऑर्डिनरी बिल दोनों में पास इंट्रोड्यूस हो सकता है क्या? ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा टू बिकम ए लॉ। कि ऑर्डिनरी बिल, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, फिर वही मेंटल अलर्टनेस। और इसमें क्या है, एक होता है एनालिटिकल स्किल्स, देखो एक होता है नॉलेज, एक होता है आपकी कौन सी स्किल थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली, अलर्टनेस वाली बताई थी, एक होता है एनालिटिकल स्किल्स। तो यहां पे जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, वो उसमें आपकी टेस्ट क्या हो रहा है, वो एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होती है, नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है आपका। ऑर्डिनरी बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा टू बिकम ए लॉ। क्या बात सही है क्या? तीसरी स्टेटमेंट है, बिल आफ्टर पासिंग, ए बिल आफ्टर पासिंग बाय बोथ द हाउसेज रिक्वायर एन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बिकम ए लॉ। कि बिल पास होने के बाद में, दोनों हाउसेज से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। और तीसरी है कि बिल इज पास्ड टू द राज्यसभा आफ्टर द स्पीकर सर्टिफाइड इट इज एन ऑर्डिनरी बिल। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? देखो ये तीनों से ये ही गलत है। इसमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। मनी बिल में लोकसभा के स्पीकर की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है और उसके अलावा किसी बिल में आवश्यकता नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई है, बाकी सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। Which among the following are the evidence of free trial in the court? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जो फ्री ट्रायल की बात करते हैं, फ्री ट्रायल की बात करते हैं, वो क्या है, ठीक है। टू गिव ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल द एविडेंस टू द एक्यूज्ड। यहां पे फ्री का मतलब, थोड़ा हिंदी गलत ट्रांसलेशन हो गई है। फ्री का मतलब क्या है? फ्री ट्रायल का मतलब यहां पे निःशुल्क मुकदमा नहीं है। निःशुल्क मुकदमे के साथ साथ में क्या है कि आपको फ्री ट्रायल का मतलब किसी का दबाव में वाला नहीं है। फ्री का यहां पे मतलब कि किसी को पूरा जस्टिस मिला है नहीं है मिला, उससे संबंधित है। तो अगर कोई हिंदी पढ़े थोड़ी इसको काट दें, और फ्री का मतलब वो वाला फ्री समझे कि भैया फ्री ट्रायल का मतलब कि किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, उसकी बात हो रही है। टू गिव ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंस टू द एक्यूज्ड। कि जो एक्यूज्ड होता है उसको चार्जशीट जो उसके खिलाफ दायर की गई है उसकी सारी कॉपी, और कौन कौन से उसको उसके खिलाफ सबूत मिले, सारे के सारे उसको पहले तो आरोपी को देने हैं, ताकि आरोपी और आप आरोपी का वकील है वो मतलब अगेंस्ट में दलील देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, ठीक है। मतलब पहले ही उसको पेपर लीक कर देना है। ट्रायल शुड बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। मतलब कि आपने फिल्मों में देखा होगा, सनी देओल वाली स्पेशली में जो डायलॉग बोलते हैं कि तारीख पे तारीख है, वहां पे उसके जो जनता है, उसके दोस्त है, उसके रिश्तेदार है, वो सारे के सारे ओपन कोर्ट में मौजूद हो सकते हैं, और ऐसा ट्रायल होना चाहिए।
उसको फ्री ट्रायल के रूप में बोला जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट यह है कि द ट्रायल टू बी हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, कि भाई जब ट्रायल हो रहा हो तो अक्यूज्ड भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है अक्यूज्ड को पता ही नहीं है और उसके खिलाफ मतलब कोर्ट ने फैसले भी दे दिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो ट्रायल अब उसको पूरा उस दौरान है वो प्रेजेंस होना चाहिए या उसका वकील के जरिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मुकदमे का फैसला सुना दिया किसी को पता ही नहीं है। तो बताओ कौन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें होना जरूरी है, तभी एक मुकदमे को, एक ट्रायल को फ्री ट्रायल माना जाएगा, मतलब कि न्याय प्रक्रिया बिल्कुल सही मानी जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या आर्टिकल संविधान का 46 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका फ्री लीगल एड है वो एससी और एसटी को मिलनी चाहिए, उसकी बात करता है क्या? एक तो स्टेटमेंट ये। दूसरी स्टेटमेंट ये है, और इसमें बताना कि आप पहले नजर दौड़ा ले, करेक्ट पूछा आपसे, करेक्ट पूछा आपसे। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि आर्टिकल 44 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। क्या कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है आर्टिकल 44? तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। जो आर्टिकल 44 है वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, और आर्टिकल 46 है वो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एससी और एसटी का, उसकी बात करता है, न कि वो फ्री लीगल एड की बात करता है। फ्री लीगल एड की बात नहीं करता, वो एजुकेशन की बात करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। तो दोनों ही गलत है ये तो। आगे देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। इट इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, कि ये सरकार का दायित्व है कि वो लोगों का जीवन यापन के स्टैंडर्ड को, उनके जो पोषण है उसके लेवल को, उनकी पब्लिक हेल्थ है उसके लेवल को बढ़ाए। ये किस पार्ट में, ये किस पार्ट के तहत आता है? ये ड्यूटी किसके अंतर्गत आती है? तो ये ड्यूटी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आएगा। ये क्या है? सरकार का दायित्व का मतलब सरकार ये करने, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात होती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बात भी लिखी है आर्टिकल 47 में, याद भी रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है सीधा कि 47 क्या है आर्टिकल। Which of the following is or are the characteristics of free society? फ्री सोसाइटी का मतलब क्या है? पहले फ्री ट्रायल की बात आई, यहाँ पे फ्री सोसाइटी की बात आ रही है। ऐसी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हो, बहुत ही ज्यादा सरकार का कंट्रोल हो, स्टेट सोसाइटी हो, या फ्री सोसाइटी कौन सी होती है, इसकी जिक्र आ रहा है। ठीक है, तो ए सोसाइटी दैट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ एन इंडिविजुअल पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट, कि एक आदमी के, उस सोसाइटी को बोलेंगे कि एक आदमी जो कि अपने सोचने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, क्या पहनना है, क्या खाना है, नॉन वेज खाना है, वेजिटेरियन खाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, उस सोसाइटी उस पर रोक टोक नहीं लगाए, उसको आजादी दे। तीसरा है, दूसरी स्टेटमेंट, सोसाइटी दैट अलाउज द सिटीजन फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि चॉइस को एक आजाद, उसके पास चॉइस हो किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, उसको आर्ट्स करनी है, कॉमर्स करना है, इंजीनियरिंग करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी है, उसको वाद्य यंत्र सीखना है, तो सोसाइटी ये अलाउ करे, फ्री सोसाइटी बोलेंगे उसको। ठीक है, सोसाइटी दैट प्लेसेस मिनिमल सोसाइटीज सोशल कॉन्स्टेंट्स ऑन सिटीजन, कि वो जो अपने नागरिक है ना, उसके ऊपर जो सामाजिक रोक टोक है ना वो कम से कम रखे। अब ये नहीं बोले कि वो लड़की को वहां पे नहीं जाना, लड़की को यहाँ पे नहीं जाना, अगर लड़का जवान हो गया है तो उसकी शादी कर दो, अब ये कर दो, मतलब ये सारे टेंट्रम नहीं करने वाली सोसाइटी हो, उसको फ्री सोसाइटी बोलते हैं। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें उसको फ्री सोसाइटी बोलेंगे। और जो रिस्ट्रिक्टेड लगा दे रूल एंड रेगुलेशन वाले कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, उसको फ्री सोसाइटी ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे। आगे देखो, द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पुअर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। बताना आपको। देखो, इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब कि नौकरशाह किसको बोलते हैं? आपने ये तो सुना होगा, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, कभी स्ट्राइक आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हुई होगी, तो क्या है कि
कि उसमें एक चीज बोली होगी कि नौकरशाही से पीछा छुड़ाओ, नौकरशाही से पीछा छुड़ाओ, नौकरशाही नहीं चलेगी, नौकरशाही नहीं चलेगी, ऐसे सुना होगा। अगर किसी ने नहीं सुना है तो जरूर सुना होगा। क्या उसका मतलब पता है? नौकरशाही नहीं चलेगी मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए कोई उसका मतलब सरकारी ज्यादातर है वो सिस्टम जनता मैनेज करे, उसका मतलब ये होता है। जो स्टूडेंट यूनियन होती है या फिर प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन है, वो अपनी बातें न रखे, मतलब स्टूडेंट की बातें ही सारी मानी जाए। एग्जाम का बोनस स्टूडेंट डिसाइड करे, एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, स्टूडेंट डिसाइड करे, एग्जाम में पेपर चेकिंग कैसी होगी, स्टूडेंट डिसाइड करे। तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी का मिनिमम कंट्रोल हो गया है। यहां पे मैंने थोड़ी सी बात समझाई आपको ब्यूरोक्रेसी से मतलब। ब्यूरोक्रेसी है उसमें क्या क्या शामिल है। तो स्टेट सर्विस एम्प्लॉय मतलब कि अगर आप ग्रुप डी के, सी के, ग्रुप ए के एम्प्लॉय हैं, चाहे आप चपरासी हो, चाहे आप थानेदार हो, चाहे आप क्लर्क हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आप एसडीएम हो, वो सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। क्या एक बात करेक्ट है? विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर कई जगह पटवारी, कोई कानून को, कोई लेखपाल, अलग अलग बोला जाता है। तीसरा है टेक्निकल स्टाफ ऑफ पीएसयू, क्योंकि पीएसयू का टेक्निकल स्टाफ है जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। चौथा ऑल ऑफ दिस, सभी को इंक्लूड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इंक्लूड है ब्यूरोक्रेसी में। चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसर वाला जो कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी, सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव सरकारी कर्मचारी को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। अगला देख लेते हैं। No person ought to be punished for the same offense more than once is based on the which of the following doctrine? क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आपको ये बताना है कि एक आदमी को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती। अब ये नहीं है कि बार बार उसको उसी अपराध के लिए प्रताड़ित किया जाए, सजा देते जाए, डंडे मारते जाए, 1 साल की सजा, 2 साल की सजा बार बार चेंज करते जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वो सिद्धांत कौन सा है? उसका सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी, की दोहरा खतरा का सिद्धांत, या दोहरी उसको सजा है उसका सिद्धांत है ये। ठीक है, पूरी जानकारी आप चाहें तो ले सकते हैं। आर्टिकल 20 और पार्ट 2 में इसके बारे में क्या लिखा है, पीडीएफ आपके पास होगा। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो इसको जरूर ज्वाइन कर ले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको यह बताना है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है नीचे और लोकसभा के स्पीकर है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्या जानकारी है? पहली स्टेटमेंट है कि रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर हैज टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, कि अगर मान लो लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो एक प्रस्ताव पारित होगा लोकसभा में और उसको स्पेशल मेजोरिटी 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। क्या बात सही है? क्या 2/3 बहुमत होता है क्या? पहली बात तो स्टेटमेंट ये है। दूसरा बात है कि वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंशियल मोशन, कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। जैसे जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, वैसे ही स्पीकर के कामकाज पे टोका टिप्पणी नहीं की जा सकती लोकसभा में। कब की जा सकती है? जब तक कि सब्सटेंशियल मोशन, सब्सटेंशियल मोशन कौन सा हो सकता है? जैसे कि उनके हटाने का मोशन, हटाने का प्रस्ताव सब्सटेंशियल मोशन माना जाता है। ठीक है, तो उस तरह के मामलों पे। तीसरा है पावर्स ऑफ द स्पीकर रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। यहां पे लिखा है कि जो स्पीकर की पावर होती है कि हाउस में ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब कामकाज का जो अधिकार है उसमें, उसके ऊपर कोई जुडिक्शन नहीं हो सकता किसी कोर्ट का, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट है? वो आपको बताना है कि करेक्ट नहीं है। नोट करेक्ट पूछा, पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको हमेशा अलर्ट रहना है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है कि पहली स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या गलत है? आप नोट कर, गलत कौन सी है? पहली स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। क्यों है? यहां पे जो मेजोरिटी है वो क्या है? जितने बंदे प्रेजेंट है, जितने बंदे टोटल होते हैं उसका मेजोरिटी, मतलब जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, उससे पास होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंशियल मोशन। ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है कि कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा और उनको क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता। दूसरी और तीसरी बहुत ही सब्जेक्टिव सी है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत तो यही है ना। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास होते हैं उसके प्रोसेस से रिलेटेड है, उसका कौन सा प्रोसीजर होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और बताना कि एक स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, बताना क्या है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, ये आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट है। बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो पार्लियामेंट में कोई बिल पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि जो 2 बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, की दोनों हाउसेस है उसका सत्र अवसान कर दिया गया, उनका जो चल रहा था सत्र चल रहा था उसका सत्र अवसान कर दिया गया, सेशन को खत्म कर दिया गया है, इसलिए बिल है वो लैप्स इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा सेल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कि अगर लोकसभा भंग हो गई है, मतलब नए इलेक्शन होने। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे क्वेश्चन में इसमें कंफ्यूज रहते हैं ये वाला प्रोसेस में। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, तो आपके इससे रिलेटेड जुड़े हुए मुद्दे, जो बिल लैप्स कब होता है कब नहीं होता है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों, पहली स्टेटमेंट देखो सही है, पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या क्यों सही है ये, कि अगर दोनों हाउसेज अगर मान लो खत्म हो गए तो अगला जो सेशन आएगा उसमें वो बिल हो जाएंगे, उसमें चले जाएंगे बिल, तो वो जब तक कि डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का तब तक ये लैप्स वाला फंडा है वो नहीं होता। तो बिल पेंडिंग ये गलत क्यों। दूसरा, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा विल लैप्स, जब पास ही नहीं हुआ, लोकसभा से पास ही नहीं हुआ तो वो तो लैप्स कैसे होगा, तो इसका मतलब वो लैप्स तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअल में बिल है ही नहीं। राज्यसभा में पेंडिंग वैसे चल रहा है, तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, लोकसभा के साथ उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तीसरी बात यह है कि ये इसलिए गलत हो गई, लैप्स नहीं होगा वो। तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि बिल पास्ड इन बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। भाई लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, तो जो दूसरी लोकसभा आएगी चुनकर, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सोचेगी, इसका मतलब यहां पे लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स नहीं होगा का मतलब नहीं, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरी लोकसभा आएगी, क्योंकि राज्यसभा में तो पास हुआ नहीं अभी तक, तो वो अपने हिसाब से सोचेगी। बिल पास बाय, तो ये गलत हो गया, बिल पास बाय बोथ द हाउसेज बट रिटर्न टू द बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस सेल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा डिसोल्व हो गई है, तो क्योंकि जो नहीं आएगी वो अपने हिसाब से सोचेगी, नहीं आएगी वो अपने हिसाब से सोचेगी, इसलिए वो लैप्स नहीं होगा। अगर एक बार पास हो गए दोनों हाउसेज से, तो वो जो नहीं आएगी और रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ, तब वो डिसोल्व हो गई है, ठीक है, तो नहीं आएगी ना, तो वो अपने हिसाब से फैसला करेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। आगे देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यह बताना है कि जो इंडिया का मॉडल है सेकुलरिज्म के ऊपर है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट यह है कि गवर्नमेंट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दूसरी स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सोशल इवल्स। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन। बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें, कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है, वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखो, इंडिया का कोई अलग से ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इंडिया कोई नया हिंदू कंट्री है, नया इस्लामिक कंट्री है, तो वो सेकुलर कंट्री है इंडिया। इंडिया को अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन इंडिया है, इंडिया सभी धर्मों का समान आदर करेगा, ये है इसका। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल, ये स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे कि मान लो कई बार होता है बलि, बकरे की बलि है, गाय की बलि है, बच्चे की बलि है, आप धर्म के आधार पे फ्रीडम को इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, इस तरह के कानून बना सकती है कि आप ऐसा अंधभक्ति नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बी, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सोशल इवल्स। सोशल इवल्स है
उसके मामलों में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, जैसे ट्रिपल तलाक था तो सोशल इविल माना गया इसको, या बली से रिलेटेड कोई मामला आ जाता है वो सोशल इविल माना गया, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसमें इंटरफेयर करके कोई कानून बना सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is included in the notification of election schedule? क्वेश्चन यहां पे आपके सामने दिया गया है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। जब इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा होती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ में आपके काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे लास्ट डेट फॉर फिलिंग, क्वेश्चन है कि लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन एंड लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी, ये उसमें शेड्यूल में शामिल होता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का जिक्र होता है उसमें, डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ काउंटिंग का जिक्र होता है, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की घोषणा कर दिया कि विधानसभा के इलेक्शन होंगे, तो उसमें क्या क्या घोषणा करता है वो? उसमें इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा करता है। इलेक्शन शेड्यूल में क्या क्या शामिल है, ये क्वेश्चन है। तो इलेक्शन शेड्यूल में होता है, एक तो ये होता है कि आखिरी जो लास्ट डेट है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने की, वो कब है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है नॉमिनेशन फॉर्म की, जांच होती है नामांकन पत्रों की, इलेक्शन का रिजल्ट कब होगा, पोलिंग कब होगी, काउंटिंग कब होगी, ये सारे जिक्र होते हैं उसमें। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे जिक्र होते हैं उसमें। आगे देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें कौन सा सेक्शन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटी में इसमें लीगल सेक्शन नहीं है, इथिकल है। फंडामेंटल ड्यूटी को इथिकल है मतलब आपको कुछ अपने लिए नियम कायदे बनाने हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में जो 11 ड्यूटी है उसका आपको पालन करना है। ठीक है, मोरल सेक्शन है, सोशल सेक्शन, लीगल सेक्शन नहीं है। मतलब क्या इसका कि वो एज सच जस्टिसेबल नहीं है, सरकार कानून बनाकर उसको जस्टिसेबल कर सकती है, लेकिन लीगल सेंक्शन उसकी कोई एज सच नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट बाय लॉ मे अपॉइंट गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। क्या लिखा है? बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना। पूछा क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो ये भी देख लेना, पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट देख लेना कि करेक्ट ही पूछा है। और क्या है इसमें कि पार्लियामेंट है लॉ बनाकर गवर्नर को अपॉइंट कर सकती है। बाय लॉ मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है एडजॉइनिंग किसी राज्य की, उसका वो गवर्नर बना सकती है। तो क्वेश्चन ये है, if a governor of a state is appointed to act as an administrator of an adjoining union territory, he shall exercise his function as such administrator independently of his council of minister। कि मान लो कोई हरियाणा का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई है चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी की, तो उसमें जो पंजाब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या उसके अनुसार वो काम करेगा या अपना इंडिपेंडेंट फैसला करेगा एज एडमिनिस्ट्रेटर? दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली गलत है। पहली गलत क्यों? ये देखिए यहां पे पहली गलत क्यों है कि प्रेसिडेंट है, न कि पार्लियामेंट। अपॉइंट कौन करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट करता है। कौन नहीं करता? पार्लियामेंट नहीं करती। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। पहली स्टेटमेंट ये थी। With reference to the indelible ink, which of the following statement is or are correct? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो चुनाव अमिट शाही जिसको बोलते हैं, इंडेलिबल क्लिक किसको बोलते हैं, इंक किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं अमिट शाही को। अमिट शाही क्या होती है? जब आप वोट डालकर आते हैं तो जो आपकी तर्जनी, मतलब जो ये वाली उंगली होती है, उसके ऊपर यहाँ पे शाही का निशान होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है वो। शाही का निशान, फोर फिंगर जिसको बोलते हैं, तर्जनी उंगली बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये कि जो इट इज अ वायलेट कलर इंक इन इंडिया दैट इज अप्लाइड ऑन ए वोटर्स फोर फिंगर आफ्टर द एक्सरसाइज हर वोट। जब वोट उसने डाल लिया होता है उसके बाद में उसके ऊपर शाही लगती है और वो वायलेट कलर की होती है और वो फोर फिंगर पे शाही लगती है, मतलब कि इस पे वो क्वेश्चन उस पे शाही लगती है। एक तो ये बात है इस वाली उंगली पे। क्या ये बात सही है? या अंगूठे पे लगती है शाही? अंगूठे पे या उंगली पे कहां पे लगती है आपको एक तो ये बताना है।
इट कंटेन्स सिल्वर नाइट्रेट, और उस शाई में सिल्वर नाइट्रेट होता है जो कि स्किन के स्टेन कर देता है, स्किन को मतलब स्टेन करेगा। कब? जब अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोजर में जैसे आएगा, जैसे ही शाई लगेगी वो थोड़ी देर के बाद सूख जाएगी, जैसे ही उस पर धूप पड़ेगी या उस पर प्रकाश पड़ेगा, और उस पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या कौन सी बात सही है इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक तो अच्छा, इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है? 7 से 25% कंसंट्रेशन होती है सिल्वर नाइट्रेट की, ठीक है। और ये शाई है ना, शाई थर्ड जनरल इलेक्शन से यूज होना स्टार्ट हुई है 1962 से। तो ये भी थोड़ा पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। 40 सेकंड के अंदर अंदर ये हट जाती है। तो पहले क्या होता था, जो बैलेट पेपर वो मशीन नहीं होती थी उस टाइम में, लोग इस शाई हटा हटा के लगा लेते थे। कई तो ऐसे होते थे पूरा खोद ही देते थे उसको शाई हटाने के चक्कर में, कि डबल वोट डाल देते हैं। Collective responsibility of Council of Ministers to the Parliament is the backdrop principle of Parliament government. In implies that. दोबारा क्वेश्चन आया है एक है, और वो डिफरेंट फॉर्मेट में आ गया है। क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्री परिषद होती है, उसकी जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट के प्रति, वो एक पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका एक बेसिक सिद्धांत है। वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या इंप्लाई करता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि पार्लियामेंट कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दूसरा यह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द पार्लियामेंट। तीसरा, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। इन तीनों में से या कौन सी चीज करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो ये है, पहला वाला। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट नहीं अपॉइंट करता, वो राष्ट्रपति करता है। एक तो ये बात है। तीसरी बात यह है कि जो ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो अप्रूवल नहीं होते पार्लियामेंट से, वो मंत्री कैबिनेट से अप्रूव होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट है वो हटा सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करे तो दूसरी तीसरी गलत है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, Which of the following has the influence on the Indian Constitution? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे किसका इन्फ्लुएंस है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट इन द यूएस, जिसको फंडामेंटल राइट भी के हिसाब से भी देख सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चारों चीजें इंक्लूड है, तीनों चीजें इसमें इंक्लूड है। आगे देख लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू मंडल कमीशन। आपने मंडल कमीशन का जिक्र सुना होगा, जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलती है वो मंडल कमीशन की बदौलत है। बीपी सिंह ने इसकी रिकमेंडेशन को माना था। बताना आपको कि ये पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था। पहली स्टेटमेंट ये है कि पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था जिसने की क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया इन आइडेंटिफाइंग सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट है वैलिडेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन इन द इंदिरा साहनी केस। कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि जो भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी, उसको सरकार ने माना। ये बिल्कुल ठीक है, वैलिड है ये। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने मंडल कमीशन का बहुत जिक्र सुना होगा, बहुत सारे आप में ओबीसी भी होंगे जो रिजर्वेशन ले रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में बोला कि हाँ, रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। वो क्यों है कि ये जो कमीशन था ये फर्स्ट नहीं था बैकवर्ड क्लास, ये कौन सा था? ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, जो कि मोरारजी देसाई सरकार ने बनाया था, और बीपी मंडल थे इसके, वो हेड थे, इसलिए इसको मंडल कमीशन भी बोला जाता है। आगे देख लेते हैं, 2 सोशल वर्कर्स आर illegally detained without provision of the bail for 2 years। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये है कि 2 सोशल वर्कर है, ठीक है, 2 सोशल वर्कर है और उनको इलीगली डिटेन कर लिया जाता है, और उनको क्या है, 2 साल की सजा हो जाती है विदाउट बेल। मतलब एक किस्म से विदाउट बेल है, उनको 2 साल के लिए डिटेन किया जाता है। In spite of many appeals, their case never come up for hearing. In this context, which of the following rights are violated? मतलब कि पुलिस की हिरासत में चल रहे हैं, वो उनको डिटेन किया हुआ है, 2 साल हो गए हैं, बहुत सारे अपील की गई, लेकिन उसका केस कभी भी सुनवाई नहीं चल रही। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा राइट उसका वायलेट हो रहा है। तो केस स्टडी आपके सामने आ गई है,
ठीक है, कौन सा राइट वाला? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बताओ कौन कौन सा राइट या कौन सा राइट उसका हनन हुआ है उस राइट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका कि तीनों ही राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने का अधिकार उसको, तो उसको सुनवाई नहीं हुई, जाना कहां हुआ फिर? स्पीडी ट्रायल की बात ही नहीं हो रही, जो 2 साल हो गए उसको सजा, वो पुलिस हिरासत में है, जेल में पड़ा हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है उसके ऊपर, सुनवाई नहीं हो रही है उसको। राइट टू लाइफ तो उसका धज्जियां उड़ गई है उसकी। विद रेफरेंस टू इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट। आपको बताना क्या है कि ये इनकरेक्ट वाला पूछा, ध्यान रखना, कुछ बच्चे इनकरेक्ट करेक्ट में तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए स्पेशल जानकारी है ये, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है उससे गलत क्या है इसमें? पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड गलत क्या, बताओ। अब इसमें गलत ये है कि इफ द मेंबर ऑफ वन हाउस गेट इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट आउट बिकम वैकेंट। कि मान लो एक हाउस में अगर वो इलेक्ट हो जाता है, एक हाउस का बंदा है दूसरे में इलेक्ट हो जाता है, तो उसका फर्स्ट हाउस वाली सीट खाली हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी बात यह है कि मान लो लोकसभा वाला बंदा है राज्यसभा में इलेक्ट हो गया है, राज्यसभा बंदा है लोकसभा में इलेक्ट हो गया, तो लोकसभा की सीट पहले वाली सीट खाली हो जाएगी। पहली बात, पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाता है तो सीट इन राज्यसभा वैकेंट हो जाती है, और ही फेल्ड टू डिक्लेयर विच हाउस ही डिजायर टू सर्व, कि वो उसको बताना होता है। मान लो लोकसभा में भी हो गया उसका और राज्यसभा में हो गया, दोनों हाउसेज में हो गया, तो राज्यसभा वाली जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने जो निर्धारित समय उसने डिक्लेयर नहीं किया कौन सा उसको चाहिए। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड, इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन ए हाउस, हिज बोथ सीट बिकेम वैकेंट इफ ही फेल्स टू डिक्लेयर विच सीट ही वांट्स टू रिप्रेजेंट। कि एक आदमी को, इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट इन द हाउस, his both seat become vacant if he failed to declare which seat he wants to represent। और चौथी स्टेटमेंट है, if a person is elected to the parliament and state legislature both, his seat in the state legislature become vacant by default। कि by default है उसकी असेंबली की सीट जाती रहेगी, असेंबली की सीट जाती रहेगी। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत कौन सा है? इसमें डी आंसर गलत है। इसमें क्या है? डी आंसर गलत है, क्योंकि अगर मान लो पार्लियामेंट में भी हो जाता है, पहले एमपी था, एमएलए का इलेक्शन लड़ा, तो उसका क्या है कि जो उसकी सीट जाएगी ना वो एमपी की जाएगी, एमएलए की सीट उसकी बरकरार रहेगी, ठीक है ना। 14 दिन का उसके पास टाइम होता है ये। If a person cannot be a member of both parliament and state legislature at the same time, a person is elected, his seat in parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days। पूरा आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं ये क्या है मामला। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द वोटर टर्नआउट इन लोकसभा इलेक्शन सिंस इंडिपेंडेंस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनफैक्ट, कि लोकसभा का इलेक्शन होते हैं, इसमें वोटर टर्नआउट एक वर्ड आता है कि वो कितने प्रतिशत वोट पड़े, ये आप सुनते होंगे, कितने प्रतिशत वोट पड़े होंगे ये आप सुनते होंगे, ठीक है। अब यहां पे है कि द वोटर टर्नआउट हैज इंक्रीज कंटिन्यूसली सिंस लोकसभा इलेक्शन, कि जितना पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसकी तुलना में हर लोकसभा में लगातार वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा वोटिंग प्रतिशत हमेशा बढ़ती जाती है क्या, कि पहले में अगर 50% थी, दूसरे में 55, तीसरे में 60, चौथे में ये, इस तरह से करके बढ़ती है क्या? दूसरी स्टेटमेंट ये है कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है वो 17वीं लोकसभा में देखा गया था। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? अब तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट कौन सी लोकसभा में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, बी इसका करेक्ट है। 17वीं लोकसभा में हाईएस्ट टर्नआउट है वो देखा गया, बी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमेशा बढ़ता है ये कोई जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है, जैसे 2000 मान लो 2019 में सबसे ज्यादा था, 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा था 67.11, हो सकता है जो 2024 में इलेक्शन में तो 65 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए लगातार बढ़ रहा हो ये कोई जरूरी नहीं है। इससे पहले 2014 में 65.95 था, तो उसकी तुलना में तो बढ़ा, लेकिन हमेशा बढ़े ये जरूरी नहीं है, या पीछे हमेशा बढ़ा हो ये जरूरी नहीं है।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हैज अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हिज फंक्शन वर ट्रांसफर टू द। अब 1947 का जो एक्ट था उसमें भारत के लिए जो सेक्रेटरी थे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उसके पद को खाली कर दिया गया, उसके पद को खत्म कर दिया गया था। तो उसकी जो पावर था, उसके जो काम थे, किसको ट्रांसफर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, इसको ट्रांसफर कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ was introduced in the Indian jurisprudence by which of the following cases? यहां पे है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो वाला कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब एक होता है कि जो सरकार के एक्शन है, एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं, वो सही है या नहीं है। दूसरा क्या है कि जो कोर्ट के फैसले हैं, जो लेजिस्लेचर के तरीका अपनाए गए हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है नहीं किया गया लेजिस्लेचर को बनाते समय, किसी एक्ट को बनाते समय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पालना हुई है नहीं हुई है। तो इसका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो भारतीय सिस्टम में, जुडिशरी में किस केस के तहत आया? तो इसका राइट आंसर क्या है? मेनका गांधी केस में ये आया था। मेनका गांधी का केस था 1978 में। पूरी जानकारी आप चाहें तो पीडीएफ में देख सकते हैं या कुछ इंटरनेट पे आप रिसर्च कीजिए इस मामले में। Which of the following powers is or are enjoyed by the Prime Minister in relation to Parliament? Parliament से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर है? He can dissolve the लोकसभा at any time. क्या ऐसा है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है जब चाहे? से बहुमत में है, मान लो आज के टाइम में मोदी के पास में बहुमत है या किसी और प्राइम मिनिस्टर के पास बहुमत है, क्या लोकसभा को भंग कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोवोक्स सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन हिज एडवाइस, कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के सत्र को बुलाते हैं और लोकसभा के सत्र का वो खत्म भी करते हैं, प्रोवोक करते हैं, खत्म करते हैं। तो बताओ कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये आपको बतानी है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कब सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना, वो प्रधानमंत्री। ये बात सही है। पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि वो भंग नहीं करते, वो रिकमेंड करते हैं, लोकसभा को रिकमेंडेशन करते हैं, और राष्ट्रपति क्या है कि डिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति डिजोल्व करते हैं, न कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और वो कब कर सकते हैं? जब उनके पास में मेजोरिटी हो तो कर सकते हैं रिकमेंडेशन भी। विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है आपके बारे में, वो आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। दूसरी है ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। तीसरा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट या नन ऑफ द अबव। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो मान्यता उसको तभी मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टी भी तभी कहलाएगी जब उसको इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशन मिल जाए, रजिस्टर कर ले। तो ये बात तो सही है। और ऑफिशियल कैंडिडेट है जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो सिंबल यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि वो बीजेपी ने टिकट नहीं दी, वैसे वो बीजेपी में है लेकिन ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है वो, और वो सिंबल यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ऑफिशियल कैंडिडेट ही सिंबल यूज कर सकता है। Under which Prime Minister the list of reasonable restriction on the freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1) was extended with 3 more restriction? बताना आपको कि किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री उस टाइम में कौन थे जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक संवैधानिक संशोधन आया था आर्टिकल 19(1)A में, और 3 और रिस्ट्रिक्शन उसमें ऐड कर दिए गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पहले संवैधानिक संशोधन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, ये उसकी बात हो रही है। तो ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट? किस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं? वो कौन से केसेस होते हैं जहां पे कि अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिविल एंड रेवेन्यू केसेस में, या क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल और सिविल केसेस में, सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल, तीनों टाइप के केसेस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। हर तरह के मामलों में, सिविल हो, रेवेन्यू हो, क्रिमिनल केसेस हो, हर तरह के मामलों में वो रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मूवमेंट ग्रुप इन इंडिया इज और आर करेक्ट? मूवमेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो आंदोलनकारी समूह होते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन था उस टाइम में, मूवमेंट ग्रुप आप बोल सकते हैं। सिविल सोसाइटी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जैसे कि मान लो जाट आंदोलन है, वो भी एक मूवमेंट ग्रुप है। आपने किसानों के आंदोलन, वो भी एक मूवमेंट ग्रुप, आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिसीजन मेकिंग इन मूवमेंट ग्रुप इज जनरली इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल।
ठीक है। तो उनका जो फैसला होता है, डिसीजन मेकिंग होता है मूवमेंट ग्रुप का, वो आमतौर पे इनफॉर्मल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। वो चेंज होते रहते हैं कि क्या जो चुनाव आते हैं वो प्रेशर डालने की ज्यादा कोशिश करेंगे, या कोई उनको पक्ष में कोई चीज नजर आ रही है तो डालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल उनके फैसले होते हैं। क्या ये बात करेक्ट है क्या? दे हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पोजिशन ऑन मेजर इशू। ऑल द मूवमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। क्या अकाउंटेबल होते हैं क्या? मतलब इलेक्शन लड़ते हैं क्या? इलेक्शन लड़े ये कोई जरूरी नहीं होते हैं। आमतौर पर इलेक्शन हार भी सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, देखने को आया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं सारे लोग उसकी बात से सहमत हो। ठीक है, मान लो जाट आंदोलन चल रहा है, अगर जाट समिति है, अगर वो इलेक्शन लड़े तो पता चला सबकी जमानत जब्त हो गई है, जाटों ने उसको वोट नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ये भी ये अकाउंटेबल होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। अकाउंटेबल का मतलब कि जनता के प्रति जवाब देगा, मतलब